नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं झारखंड के एक खास विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर की। हम यहां 2024 के चुनावी नतीजों का एक फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता या कौन हारा, नहीं, हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, जमीनी हकीकत से उन्हें जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों का फैसला असल में क्या कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, कैसे ये सारे सुराख मिलकर एक बेहतर शासन के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को, उसकी पहचान को समझना पड़ता है। तो मनोहरपुर है झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में, और ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। ये सिर्फ एक कानूनी जानकारी नहीं है, यही इस जगह का अस्तित्व है। यहाँ की सियासत, यहाँ का समाज, यहाँ की अर्थ व्यवस्था, सब कुछ यहाँ के आदिवासी समुदायों, यहाँ के जंगलों और यहाँ के खदानों के आसपास ही घूमता है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम जमीन की सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों को समझेंगे, उन मुद्दों को जानेंगे जिन्होंने वोटिंग पर असर डाला, और आखिर में इन सब को मिलाकर शासन के लिए एक ठोस डेटा पर आधारित रणनीति तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी जमीन से उनका रिश्ता और उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को ना समझ लें। राजनीति हवा में नहीं होती, वो इसी मिट्टी से पैदा होती है। मनोहरपुर की असल तस्वीर इन 5 बातों से बनती है। देखिए, लगभग 67% आबादी आदिवासी है, जिनमें हो और मुंडा समुदाय खास हैं। उनकी अपनी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान है जो सीधे सीधे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है। अर्थव्यवस्था का इंजन है लोहा यानी आयरन ओर की माइनिंग, लेकिन लोगों की पारंपरिक रोजी रोटी आज भी खेती पर ही टिकी है। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। माइनिंग से प्रदूषण होता है जो खेतों और लोगों की सेहत दोनों को खराब कर रहा है। कम पढ़ी लिखी आबादी और दूर दूर तक फैले छोटे छोटे गांव सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि इन समुदायों की गरिमा और उनकी पहचान का सम्मान करना संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़कर उन आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने 2024 की पूरी कहानी लिखी है। याद रखिए, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, उसकी उम्मीद है और उसका एक फैसला है। चुनाव के ये आंकड़े हमें वोटर्स के मन की बात बहुत साफ साफ बताते हैं। 2024 के चुनाव में 64.02% वोटिंग हुई। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2019 में ये 61.2% था। तो ये एक अच्छा खासा उछाल है। जब भी किसी इलाके में वोटिंग बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि लोग सिस्टम से जुड़ रहे हैं, वो अपनी आवाज को मजबूती से रखना चाहते हैं। ये एक जागे हुए वोटर की निशानी है। जीतने वाले जेएमएम उम्मीदवार जगत माझी को मिले 51.53% वोट। 50% से ज्यादा का आंकड़ा पार करना किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक साफ और एक तरफा जनादेश है। आधे से ज्यादा वोटर्स ने सीधे सीधे इनके हक में वोट डाला। और ये है जीत का अंतर, 31,956 वोट। ये बहुत बड़ा मार्जिन है और ये दिखाता है कि जीत कितनी मजबूत है। जब मार्जिन इतना बड़ा होता है तो ये साफ हो जाता है कि सपोर्ट किसी एक जाति या एक इलाके से नहीं, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से एक साथ आया है। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2009 में बीजेपी जीती थी, लेकिन उसके बाद 2014, 2019 और अब 2024, मतलब लगातार 3 बार जेएमएम ने सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। ये जेएमएम के मजबूत संगठन और इस इलाके में उनकी गहरी पैठ को दिखाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी से नहीं, बल्कि एजेएसयू से था। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2019 में जेएमएम को 42% वोट मिले थे। 2024 में ये बढ़कर 51.5% हो गए, यानी करीब 9.5% का सीधा उछाल। इसका मतलब है कि जेएमएम ने न सिर्फ अपना पुराना वोट बैंक बचाए रखा, बल्कि नए वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ा। और दूसरी तरफ उनका विरोधी उम्मीदवार करीब 29% पर ही रह गया। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जनादेश किसी एक इंसान के बारे में नहीं होता, ये उस पूरे सिस्टम पर एक कमेंट्री होता है जिससे लोग हर रोज जूझते हैं। तो चलिए अब उन गहरी शिकायतों को समझते हैं जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। लोगों की पहली और सबसे बड़ी चिंता है सेहत। अब बस कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जिसके किसी अपने को रात में अचानक इलाज की जरूरत पड़ जाए,
और उसे मालूम हो कि सबसे नज़दीकी ठीक-ठाक अस्पताल भी कई घंटे दूर है। डॉक्टरों की भारी कमी और खराब अस्पताल यहाँ सिर्फ एक असुविधा नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरी बड़ी पीड़ा है पानी और प्रदूषण। हम्सगढ़ा नदी, जो कभी इस इलाके की जीवन रेखा थी, आज माइनिंग के प्रदूषण से दम तोड़ रही है। वही पानी जिसे लोग पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज स्किन की बीमारियों की वजह बन रहा है। ये कितनी दुखद बात है कि जो माइनिंग अर्थव्यवस्था चला रही है, वही जिंदगी देने वाले पानी को जहर बना रही है। और तीसरी शिकायत है रोजगार और खेती पर पड़ी दोहरी मार। एक तरफ माइनिंग की धूल से खेत बंजर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन खदानों के लिए लोगों ने अपनी जमीनें दी, वहां भी उन्हें नौकरियां नहीं मिल रहीं। वादा किया जाता है स्थानीय लोगों को रोजगार देने का, लेकिन नौकरियां अक्सर बाहर के लोगों को मिल जाती हैं। ये भरोसे के टूटने जैसा है। और जब लोग अपनी इन समस्याओं पर जिम्मेदारी से आवाज उठाते हैं, तो एक गरिमापूर्ण सार्वजनिक संवाद की जरूरत होती है। इन शिकायतों को समझने के बाद अब हम विजेता उम्मीदवार जगत मांझी और उनकी पार्टी की रणनीतिक पोजीशन का एक 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम स्वॉट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, यानी ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स। तो ताकत क्या है? पहली, जगत मांझी एक सम्मानित आदिवासी परिवार से आते हैं जिसकी इलाके में इज्जत है। दूसरी, जेएमएम की मजबूत पार्टी मशीनरी। लेकिन कमजोरी भी है, वो पहली बार के विधायक हैं, तो सरकार चलाने का उनका अपना पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। अब बाहर के फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे बड़ा मौका यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं का फायदा उठाकर उन्हें जमीन पर उतारा जाए। लेकिन खतरे भी हैं। कुछ इलाकों में विपक्ष का कैडर आज भी मजबूत है और भविष्य में किसी भी मुद्दे पर ध्रुवीकरण का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे काम का है, एक एक्शन प्लान। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अगले 5 साल तक असरदार तरीके से शासन करने के लिए बना हो। इस रणनीति की नींव में है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी 4 मुंह वाला। इसका मतलब है राजनीति और शासन को 4 अलग-अलग दिशाओं से एक साथ देखना। ये एक ऐसा ढांचा है जो 4 जरूरी चीजों को एक साथ लाता है: चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती, जनता से जुड़ने वाली एक कहानी और विकास के लिए संसाधन जुटाना। ये सिद्धांत इन 4 पिलर्स पर खड़ा है और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला, चुनावी, यानी उन पंचायतों पर खास ध्यान देना जहां थोड़ी मेहनत से नतीजा बदल सकता है। दूसरा, संगठनात्मक, यानी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक साफ संदेश जैसे स्वस्थ मनोहरपुर, जो लोगों की सबसे बड़ी चिंता से सीधे जुड़ता हो। और चौथा, संसाधन, यानी इन सब कामों के लिए राज्य और केंद्र से पैसा और मदद लाना। और ये सब कुछ हवा में नहीं होता, ये एक प्रोफेशनल रणनीति है जिसे टाइमलाइन के हिसाब से लागू किया जाता है। ये काम चुनाव से ठीक पहले शुरू नहीं होता, ये चुनाव से 90 दिन पहले प्लानिंग और जमीनी काम से शुरू होता है। फिर मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाता है और आखिर में वोटिंग वाले दिन बूथ मैनेजमेंट के साथ खत्म होता है। कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे एक बड़ी सोच, एक बड़ा विजन ना हो। एक ऐसी सोच जो सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाने के इरादे से जुड़ी हो। और वो पूरा विजन इन 2 शब्दों में छिपा है: स्वास्थ्य और विरासत। ये एक बहुत ही ताकतवर आइडिया है। स्वास्थ्य लोगों की आज की सबसे जरूरी मांग को पूरा करता है, और विरासत उनकी पहचान, उनके जंगल और जमीन पर उनके अधिकार और उनकी संस्कृति की रक्षा की बात करता है। ये रणनीति लोगों की रोज की जरूरत को उनकी सांस्कृतिक गरिमा से जोड़ती है। और इस विरासत की रक्षा करने का मतलब लोगों की निजी और सामुदायिक जानकारी की सुरक्षा करना भी है। हर नागरिक की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न करना हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं: क्या ये मॉडल जहां डेटा का ठंडा दिमाग और लोगों के लिए सच्ची हमदर्दी का दिल एक साथ काम करते हैं, सिर्फ मनोहरपुर की कहानी है, या ये पूरे भारत के उन अनगिनत इलाकों के लिए एक बेहतर शासन का नया रास्ता बन सकता है? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।